हाँ, हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये अभी सभी सीबीएसई का रिजल्ट और स्टेट बोर्ड का रिजल्ट 10th वालों का जो अभी गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि एग्जाम नहीं होंगे, ये लॉकडाउन की वजह से। आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, ये आप देखेंगे यहाँ पे सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और आईसीएसई सभी ने जो है 10th का रिजल्ट अभी उनके जो टेस्ट या जो भी लास्ट के असाइनमेंट वगैरह हुए उनके बेसिस पे मिल जाएंगे। तो अभी पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या लूँ मैं, 11th में मुझे सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, अभी क्या सिलेक्शन करना है मुझे, ह्यूमैनिटीज ले लूँ मैं, मैथ लूँ, बायो, कॉमर्स। सभी स्टूडेंट के अपने अपने व्यूज और अपने अपने एम है, उसी के अकॉर्डिंग हमने एक ये वीडियो बनाया हुआ है। इस पे इसको देखने के बाद एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचेंगे आपको, हाँ, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो छोटा सा इसमें ब्रीफ एक जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना है कि चुनाव कैसे करें कैरियर और विषय का। ये दोनों चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं। चुनाव कैसे करें कैरियर और विषय, क्योंकि विषय से जुड़ा हुआ कैरियर होगा। जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करेगा कि आप कैरियर किस फील्ड में और कैसे बनाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चों के तर्कहीन आंसर होते हैं, उतनी मेच्योरिटी नहीं होती 8th 9th 10th के बच्चों में, तो वो उधर डिस्कस कर रहे होते हैं कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, या बीटेक करनी है, या इस फील्ड में मुझे जाना है, या मुझे, जैसे कल ही एक बच्चे ने फोन किया, कहीं से उसको जानकारी मिली होगी कि मुझे इसरो में सर जो है साइंटिस्ट बनना है, लेकिन मैं सर सोच रहा हूँ कॉमर्स ले लूं। तो अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जनरली आज तो मीडिया बहुत आगे है और अवेयरनेस बड़ी तेज है, तो लगभग 80% बच्चों को सबको पता रहता है कि क्या मुझे पढ़ाई करनी है और क्या सब्जेक्ट लेने से किस फील्ड में मुझे जाना है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इसकी भी जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है। और साथ में जिनको जानकारी है भी वो कंफ्यूज रहते हैं और उनका एक लक्ष्य नहीं होता है। आज खास करके मीडिया का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो आज देखते हैं बच्चों में, आज कोई स्टूडेंट 8th क्लास में है तो अपने पापा मम्मी से डिस्कस कर रहा है कि मुझे ऐसी पढ़ाई करना है, कि मुझे जो पुलिस में जाना है, अधिकारी बनना है। वही बच्चा फिर 9th में अपने मामा के यहाँ गया और वहाँ किसी इंजीनियर से उसकी मुलाकात हो गई, बोले ये बड़ा अच्छा इसका पैकेज है, बड़ी अच्छी सैलरी है। तो वहां से लौटने के बाद वो पापा मम्मी से कहने लगता है पापा मुझे अभी इंजीनियर बनना है। और पता चला 10th की छुट्टी में एक और कहीं रिलेशन में गया वो छुट्टियां मनाने, और वहां पे कोई और एक नया आदमी मिल गया, कोई नई जॉब प्रोफाइल का, तो उससे प्रभावित होके और वो फिर एक नई चीज वो डिस्कस करते हैं घर में। तो इसका कहने का मतलब ये कि लोगों में, बच्चों में स्टेबिलिटी नहीं है कैरियर को लेके। जो लक्ष्य है उसका निर्धारण स्थायी निर्धारण नहीं है, वो बदलते रहते हैं। कई बच्चे तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि 10th में उनने बहुत अच्छे स्कोर किया, 93% आया था। अभी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक बच्चे का लास्ट ईयर 10th में, और वो मैथमेटिक्स ले लिया बड़ी खुशी खुशी से, मुझे तो बीटेक करना है, ऐसा है वैसा ये है। और 11th 12th करते करते उसका मूड चेंज हुआ और अब वो डिस्कस कर रहा, नहीं मुझे तो अपना कैरियर होटल मैनेजमेंट में बनाना है, कोई कह रहा नहीं मैं तो म्यूजिक में जाना चाहता हूँ, कोई बायोलॉजी एक लिया बच्चा, बायो लेके वो नीट की तैयारी करने भी लगा, और पहले तो इधर कोटा और ये जाना है, ऐसे करना है, फिर लॉकडाउन कोरोना की वजह से नहीं गए बाहर, यहीं पढ़ते रह गए। और कुछ दिनों बाद उनका जो है विचार ही बदल गया स्टूडेंट का 11th पास करते करते, नहीं अब मुझे तो जो है राइटिंग, लेखक बनना है। ऐसे भी बच्चों के विचार आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखनी है कि चुनाव जो भी करना है वो आपको 10th तक करना ही पड़ेगा, 9th 10th, क्योंकि 11th में आपको सब्जेक्ट लेने हैं। तो उसके पहले आपको जानकारी होना ये बहुत जरूरी है कि जिस भी सब्जेक्ट का मैं चुनाव कर रहा हूं या कर रही हूं, वो क्या हमारे लक्ष्य की तरफ वो ले जाएगा। सपोज छोटी सी बात की, आपने किसी बच्चे ने जो है लक्ष्य का निर्धारण किया कि मुझे एनडीए में जाना है, उसने सुना था एनडीए में कैप्टन लेफ्टिनेंट कोई परिचित का मिल गया,
या रिलेशन में कहीं है और उसने ले लिया बायोलॉजी और 11th की क्लास भी 6 महीने की अटेंड कर ली। अब उसके बाद उसको उसके दिमाग में आ रहा है, सबसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि एनडीए का परीक्षा मुझे 12वीं में देनी है, एग्जाम देनी है, क्या करना है। अब वो एग्जाम ही नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी भाई फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही है कि मैथ से 12वीं होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12 होना चाहिए। तो अब बाहर हो गया। कोई बच्चा बोलता है मुझे अब उसको नीट देना है, ले लिया मैथमेटिक्स या कॉमर्स ले लिया है। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे अब किसी को सीए करना है, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहता है, फाउंडेशन से आजकल 12वीं से स्टार्ट हो गया है, देख रहे होंगे आप सब लोग। अब उस पे ले लिया उसने आर्ट सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज ले लिया उधर, और वो अब कर सकता है, लेकिन 12 के बाद करने के लिए वहां पे सब कुछ उसको एक नया हो गया ना। तो मीन्स कहने का ये कि कई जगह तो चलो ठीक है कि ऐसा है भी सर्कमस्टेंसेस कि चलो आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ अगर आपने नहीं लिया है, आपने बायो ले लिया, तो फिर दोबारा आप मैथ से बीएससी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। या आपने कॉमर्स ले लिया है तो आप बायोलॉजी से नहीं कर पाएंगे, या आर्ट ले लिया है तो आप मैथ और बायोलॉजी से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इसको ये 9th और 10th जब हम 11th में अपना सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो उस समय हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा लक्ष्य दुनिया में आज तो इतनी बाढ़ आ गई कैरियर की। आज के जब हम लोग का एजुकेशन था उस समय 25 ईयर पहले, तो उस समय क्या होता था कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएससी और कुछ क्लरिकल जॉब होते थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंकिंग के बीएसआरबी वगैरह। लेकिन आज तो ग्लोबल वर्ल्ड में इतने ऑप्शंस हो गए हैं, इस वजह से और बच्चों का कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन इस पे अपॉर्चुनिटीज तो काफी हो गई हैं, लेकिन इसका चुनाव जो है, एक ये जो टॉपिक मैंने अभी आज डिस्कस में कर रहा हूं, एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसके जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं वो बहुत जरूरी हैं, और हमको उसका डिस्कस करके घर में माता पिता से बैठ के विचार विमर्श करके और फिर फाइनलाइज हमको 11 का सब्जेक्ट करना चाहिए। कई बार ऐसे भी बच्चों को देखा हमने, जैसे अभी हमारे एक लखनऊ के परिचित हैं, उनके बच्चे का जो है उसको मैथ का बहुत अच्छा इंटरेस्ट था उसका, और पढ़ने में भी अच्छा लड़का था। किसी वजह से 10th में थोड़े परसेंटेज कम आ गए, होता है, कोई परसेंटेज ज्यादा मायने योग्यता के है नहीं। आज तो सभी जगह पे ऐसा कुछ नहीं कि परसेंटेज अच्छा है वो अच्छा ही स्टूडेंट होगा। कई ऐसे आईएएस हैं, सिविल सर्विसेज निकाल के बैठे हुए हैं 50-60% वाले, और कई 90% वाले जो हैं वो कहीं सेटल भी नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उनने उसको मैथमेटिक्स मिला नहीं। अब उसका इंटरेस्ट था कि मुझे चलो मैथ लेना है, और उसको मैथ मिला नहीं, उसको मैथ नहीं मिला, उसी स्कूल में उनको करना था तो उसको कॉमर्स दिला दिया उनने। अब उसके जितने लक्ष्य है, जो उसकी सोच थी, जो उसकी उड़ान थी, वो स्पॉइल हो गई, क्योंकि उसका जो ये था कि मुझे सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है। तो कॉमर्स वालों के लिमिटेड कुछ एक दो ऐसे हैं, उसमें भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर मेन जो हमारे एग्जाम हैं, एनडीए है, सीडीएस है, या इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, तो ज्यादातर एग्जामों में सेना के सर्विसेज में मैथ वाला या बायोलॉजी के भी कुछ कोर्सेज ऐसा लेता है। लेकिन उसने कॉमर्स ले लिया, और ले क्यों लिया? गलती छोटी सी कि स्कूल नहीं बदलना पड़े मुझे। जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था बच्चा, वहां पे क्या था कि ज्यादा परसेंटेज वालों को मैथ दे दिया गया, फिर थोड़ा सा कम परसेंटेज तो उनको जो है 80, 75, 76 बता रहे थे कि उतना बायोलॉजी गया है, और 80 से ऊपर मैथमेटिक्स गया है। अब इनका 74% था, तो इनको फिर कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो इनने क्या किया, स्कूल बदलना ना पड़े तो सब्जेक्ट ही बदल दिया। अब बच्चे का पूरा डिस्टर्ब हो गया कैरियर। तो बच्चे को वहां पे क्या करना चाहिए था, पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए था कोई स्कूल बदल दो ना। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जहां 74% में उसको मैथमेटिक्स मिल जाएगा या बायो मिल जाएगा। लेकिन कई बार पेरेंट्स इस समस्या से समझ नहीं पाते इसको कि क्या करना है। और छोटी सी बात है, स्कूल बदल दो आप 10th पास करने के बाद, 11th में दूसरी एडमिशन ले लीजिए आप। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, जहां पढ़ रहा पढ़ने दो 12वीं तक, और इस चक्कर में क्या करते हैं जो, और कई बार इसके साथ में ये भी देखा हमने, दोस्त उनके जो ले रहे होते हैं वही वो भी ले लेते हैं। अरे वो मेरे 3-4 दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं भी ने कॉमर्स ले लिया। अरे वो बीएससी करने सोच रहा है, बीएससी करने की सोच रही है। एक बच्ची ने बोला कि वो बीएससी नर्सिंग, मेरी फ्रेंड बोली है 12वीं की बात करने के लिए, बायो ले रही है तो हम भी ले लेते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी बड़ी गड़बड़ है बच्चों के साथ। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं, चलिए डिस्कस करते हैं इस पे।
तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 11th में आपको सब्जेक्ट का चयन करना कैसे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे एक साइंस, कॉमर्स और आर्ट, ह्यूमैनिटीज इसको कहते हैं, ये 3 तरह के सेगमेंट हैं। इसमें साइंस में आपके मैथ, बायो और एग्रीकल्चर भी है। कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर फिर आपको अलग अलग सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। इसी तरह से आर्ट है, आर्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे के सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो आप जब 11th 12th आप करेंगे तो मान लीजिए सपोज आपने 11th 12th करने के लिए आपने इधर साइंस में मैथ, बायो, एग्रीकल्चर या कॉमर्स या आर्ट में से ऐसी कोई चीज ले ली जो आपको आगे उस एग्जाम को पास करने के बाद 12 के उससे ग्रेजुएशन हो ही नहीं पाएगा या आप बदल के नहीं कर पाएंगे, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इसमें विषय का कि आपको वाकई में इंटरेस्टिंग भी है कि नहीं। पता चला आपके पड़ोसी या बगल का या कोई रिलेशन का ले रहा, आपने भी ले लिया, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका विषय में लगाव होना बहुत जरूरी है, आपको मजा आना चाहिए, आपको उसमें मजा आना। जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, मेरा हिस्ट्री से ग्रेजुएशन पीजी है, बीएड है। अब उसके बाद मैंने देखा कि कई लोग कहते हैं ये तो हिस्ट्री या पॉलिटिक्स या ये इस तरह के सब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं है। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे, चपरासी से लेके आईएएस तक का, हिस्ट्री के सब्जेक्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं। कितना अच्छा सब्जेक्ट है। आज देखिए आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई का गवर्नर हिस्ट्री से पढ़ने वाला आदमी है, शक्तिकांत दास जी का आप देखिएगा उस पर, तो वो हिस्ट्री से ही हमें है। तो सब्जेक्ट कोई खराब नहीं होता है, सब्जेक्ट सभी अच्छे होते हैं। जरूरी है कि आप उस पर कितना नॉलेज रखते हैं और उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड कितनी है और दूसरों से बेहतर कैसे आप हैं, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इसका विषय का चुनाव, इसमें आपको इंटरेस्ट और आपकी लगन बहुत जरूरी है। अब दूसरा चीज इसमें, ये सिलेक्शन में 3-4 मापदंड है जो हम इसमें दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा देख लें आप। जैसे खुद को पहचानना पहले जरूरी है कि आप मेहनती कितने हैं, साथ ही मेंटल और फिजिकल स्तर कितना है आपका, ये भी देखना बहुत जरूरी है। सपोज आपने इसमें एनडीए का सिलेक्शन कर लिया आपने और आपकी हाइट बड़ी छोटी सी है, समझ रहे होंगे आप, तो इसके साथ में आप ये बाहर हो गए ना, अपने लक्ष्य से बाहर अपने आप हो गया, तो ये आप मेंटल और फिजिकल ये दोनों चीजें भी जरूरी हैं कि आपका फिजिकल स्तर क्या है, क्या उस जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका है, और मेंटल स्तर क्या है। और दूसरा जो है लक्ष्य जो आपने बनाया है उसका निर्धारण कैसे आप कर रहे हैं, किसी के दबाव में, किसी को देख करके या कोई आसपास के किसी आदमी से प्रभावित होकर तो नहीं कर रहे हैं, ये आपके अंदर की आवाज है कि नहीं, आपका ये स्थायी विचार है कि नहीं, आपका परमानेंट एक व्यूज है कि नहीं। नहीं तो कुछ दिनों बाद, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने बाद आपका ये विचार, ये लक्ष्य का निर्धारण आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक उधर सितंबर अक्टूबर में आपके एग्जाम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भर जाएंगे 11th के, फिर आप बदल नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत जरूरी है। तीसरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसका ही बड़ा रोल है। सपोज आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आपने जो है यूपीएससी में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट किया। अब एक अटेम्प्ट आपको देना है, एक अटेम्प्ट में 2 साल लगते हैं, इतना लगता है। आप पहले प्री का फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेन का आप फिर से एग्जाम देंगे, फिर इंटरव्यू होगा, ये सब कंडक्ट होते हुए 2 ईयर लगता है। और पहले अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो फिर आपको 2 ईयर चाहिए, ठीक है। दूसरा अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो फिर से आपको 2 ईयर चाहिए। और फिर आपके तीसरे अटेम्प्ट में अगर आप फिर से आप दूसरे में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो तीसरे अटेम्प्ट में फिर 2 ईयर चाहिए। तो अगर तीसरे अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट होते हैं, आप में पेशेंस है, आखिरी जो लाइन है इसमें धैर्य बहुत जरूरी है। बच्चे घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं, थोड़ा सा हार गए या कोई चीज अच्छे समझ में नहीं आई है, कोई चीज थोड़ी सी नहीं बनी तो वो नर्वस हो जाते हैं और उसको सीखने की बजाय वो फील्ड ही बदलने का सोचने लगते हैं। तो एक चीज बच्चों ये नोट कर लो, आप किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको समझने का, पढ़ने का, उसको जानने का कोई शॉर्टकट नहीं। और इसी तरह सफलता का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। कठिन परिश्रम और लगातार परिश्रम, तभी आप सफल होंगे। अब जो एग्जाम्पल दे रहा था मैं, तो ये सिविल सर्विसेज में इसको कितने ईयर लग गए, तीसरा अटेम्प्ट क्लियर करते करते इसका रिजल्ट आते आते इसको 2 3 6 ईयर लग गए। तो 6 ईयर के लिए क्यों जरूरी है पारिवारिक पृष्ठभूमि,
कि 6 वर्ष आपको 6 ईयर आपको इसकी फाइनेंशियली हेल्प कौन करेगा तैयारी करने में। तो अगर कोई ऐसी फाइनेंशियली आपकी दिक्कत कुछ है तो पहले आप छोटे लक्ष्य का भी निर्धारण कर सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंड बन जाए, फिर आप बड़े लक्ष्य को, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने पहले एसएससी निकाला है या बैंकिंग में या रेलवे में या कई छोटी पोस्ट में या किसी व्यापम में या कोई ऐसी छोटी पोस्ट में हो गए, फिर से उन्होंने तैयारी करी और फिर वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज निकाला या और भी दूसरे बड़े बड़े एग्जाम निकाले और सिलेक्शन हुआ उनका। तो इसका भी बड़ा रोल है कहने के लिए, जैसे किताबों में लोग कह देते हैं नहीं इसका फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी बच्चे प्रभावित होते हैं क्योंकि उनको तैयारी करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है। और आज जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज का या स्टेट बोर्ड का, स्टेट का पीएससी जो होता है सिविल सर्विसेज, सभी स्टेट भी तो अपना अपना लेते हैं, है ना। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है या स्टेट का जो भी लोक सेवा आयोग है, इन सभी में इसका बड़ा रोल है क्योंकि सभी में 1 से 1.5 साल 2 साल का समय लगता है। और जब तक आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी फाइनेंशियली थोड़ी सी साउंड नहीं होगी तो आपको सपोर्ट कौन करेगा पीछे से। और प्लस एग्जाम आजकल के थोड़ी सी टफ हो गए, आपको कई सारी बुक्स और कई चीजों का आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, तभी आप जाके फिर उस स्थिति में पहुंचते हैं। एक्सेप्शन की बात छोड़ दें अपन, एक तो ऐसे एक्सेप्शन होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पर इन जनरल हम बात कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका भी रोल है। और सबसे आखिरी रोल है धैर्य का, ये भी बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के आप अपने विषय का और उसके साथ अपने कैरियर का चुनाव करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण, ये जो 4 नंबर का पॉइंट है धैर्य का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादातर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, आप इसमें देखेंगे कई बार मैंने ऐसे डिस्कस किया है और कई बार ऐसे बच्चों को देखा हमने कि ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं बच्चे। जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यक्स एक स्टूडेंट है। यक्स स्टूडेंट ने पहले डिसाइड किया था मुझे एसएससी का एग्जाम देना है, फिर आईबीपीएस का उसने डिसाइड किया, फिर उसने पीएससी का डिसाइड किया और उसके बाद इतना सब करने के बाद फिर उसने नेट का डिसाइड कर दिया। अब क्या इसके लिए सही है? इसका सिलेबस जो है डिफरेंस बिल्कुल, इससे इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंस, इससे इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंस। इसमें यूपीएससी को भी ऐड कर सकते हैं, है ना, स्टेट बोर्ड का अलग रहता है और ये सिविल संघ लोक सेवा आयोग हो गया। इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंस। क्या ऐसी जस्टिस किया उसने आपके साथ? आपके साथ नहीं किया। अपने साथ उसने जस्टिस नहीं किया, उसने मेहनत दूसरे और बच्चों से बहुत ज्यादा करी लेकिन सफलता के नजदीक नहीं पहुंचा। उसको एक छोटा सा हम आपको यहां पे चार्ट बनाएंगे, आप देखेंगे ये सफलता का जो है, ये सफलता का पॉइंट है, सफलता का ये पॉइंट है कि यहां पे टच करने पे हम सक्सेस हो जाएंगे। तो जो यक्स है उसने यहां पे किया एसएससी की तैयारी और यहां तक मेहनत करी उसने, फिर यहां पे आईबीपीएस के लिए उसने तैयारी करी, आईबीपीएस के लिए यहां पे इतना आया, वो यक्स ही है। ये कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, ऐसे आज ढेरों स्टूडेंट है जो ये काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एसएससी का किया, आईबीपीएस का किया, यहाँ पीएससी के लिए उसने यहां तक मेहनत कर डाली, ये भी एक्सी स्टूडेंट है। और यहाँ पे उसने फिर से वैकेंसी नहीं आई, 6 महीने 8 महीने, तो उसने बोला अरे यार पीजी कर लिया हूं, मैं पीजी कर लिया हूं, चलो नेट की तैयारी कर लेते हैं। तो उसने किया क्या, अगर यहां से यहां तक की दूरी तय करें तो ये पॉइंट देखिए, इन सभी पॉइंट को जोड़िए, अगर सबको मिला दीजिए तो उसकी मेहनत कितनी पहुंच रही है, यहां से यहां तक पहुंची जा रही है। देखिए इन सभी को ज्वाइन कर दें तो यहां तक मेहनत पहुंची जा रही है। और चाहिए था कितना उसको, सिर्फ इतना चाहिए था, एक ही चीज की, एक ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करता, वो एक ही लक्ष्य निर्धारण करता अपना और थोड़ा पेशेंस रखता, लक्ष्य निर्धारण और थोड़ा पेशेंस रखता और वेट करता, दोबारा अटेम्प्ट करता, तो मुझे उम्मीद है कि शायद इन दोनों में या किसी एक में, 4 में से किसी एक का सिलेक्शन अगर करता तो यहां तक जरूर पहुंच जाता। लेकिन उसने मेहनत किया कि चारों सिलेक्शन को अलग अलग अपना कैरियर सिलेक्शन करके यहां तक की मेहनत कर डाली
लेकिन किसी एक में यहां तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, यहां पहुंचना था, तभी सफलता मिलती। तो ये गलतियां ढेरों बच्चे कर रहे हैं आजकल। वैकेंसी आई, इसका भी फॉर्म भर दे रहे हैं, उसका ही फॉर्म भर दे रहे हैं, ये भी कर दे रहे हैं, वो भी कर दे रहे हैं। न्यूज़पेपर में आ रहा है 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अरे तैयारी करने वाले तो 5 ही 10 हजार है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ बच्चों के साथ हो रही है कि ये कैरियर और विषय का सिलेक्शन सही नहीं करते हैं और फिर वहीं चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है स्टूडेंट, आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके मैं आया हूं आप सब लोगों के लिए, खासकर ये 10th में जो बच्चे हैं, जिन लोगों ने भी 2-3 दिन से व्हाट्सएप और फोन कर रहे थे, तो इस चीजों का बैठ के आराम से, अभी छुट्टियां हैं, लॉकडाउन भी चल रहा है, अभी मुझे लगता नहीं जून के पहले कोई काउंसलिंग या कुछ भी 11th का स्टार्ट होगा। आपके पास समय है 1-2 महीने का, बैठिए आराम से सोचिए समझिए आपका किस में लगन है, किस में आपका इंटरेस्ट है और किस विषय में आप बेहतर कर सकते हैं। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके लिए भी ये गलतियां ना करें, एक लक्ष्य का निर्धारण करें। कोई भी वैकेंसी आ जाती है, सबका फॉर्म भरने लगते हैं, किसी में रीजनिंग मैथ आता है, जीके आता है, किसी में ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखना रहता है। जैसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल वाला बिल्कुल अलग सिलेबस है ना, सिविल सर्विसेज का बिल्कुल अलग सिलेबस है, स्टेट बोर्ड की पीएससी जो होती है सिविल सर्विसेज वो अलग होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक सिलेक्टिव पढ़ाई जब आप करेंगे, एक लक्ष्य का निर्धारण करके आप चलेंगे, तो आपके सफलता के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे, अधिकतम हो जाएंगे। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी सभी बच्चों को, और अच्छे से सोच समझ के कैरियर और अपने विषय का चयन कीजिए, सिलेक्शन कीजिए। ओके, बाय।